साहब, अगर एआई से अलग हट के देखें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो आईपीओ को लेकर के, कि जियो का आईपीओ लेकर के आएंगे फर्स्ट हाफ में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये कितना एक्साइटिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी इन्वेस्टर्स के लिए? जी बिल्कुल, मैं लक्ष्मण जी उस बात का आपका जवाब दूँगा। पर मैं एक जो एआई का आपने सवाल पूछा था, मैं इसको एक दूसरी तरह से इसको अप्रोच करना चाहूँगा। वो ये है कि हाँ जो हाँ, बिल्कुल। मुकेश जी ने कही बात, उन्होंने 2 शब्द यूज़ किए कि जो इंटेलिजेंस कंपनी बन रही है एआई की, वो ट्रेनिंग और इन्फरेंसिंग के लिए बन रही है। और ट्रेनिंग और हम्म, इन्फरेंसिंग हमारी जो कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, बड़ी कंपनीज़ भी हैं, जो अभी कर रही हैं, उनको जाना पड़ता है विदेशी सर्वर्स पे, डीपसीक या चैट जीपीटी ऐसी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। आप सेमीकंडक्टर कंपनी है, स्पेस टेक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सास कंपनी है या फिर साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, आपको मॉडल्स ट्रेन करने हैं, तो उसके लिए बहुत खर्चा लगता है क्योंकि ये जो बाहर की जो कंपनीज़ हैं, वो टोकन्स जनरेट हम्म, करती हैं बहुत महँगे प्राइस पे। तो ये हम्म, एक गीगावाट जो गीगा स्केल जो बनेगा इसका सेंटर एआई का जो हम्म, इन्फ्रेंसिंग और ट्रेनिंग के लिए, वो मुझे लगता है हम्म, भारतीय जो कंपनीज हैं जो एआई टूल्स डेवलप कर रही हैं अपने बिजनेस के लिए, उनके लिए एक बहुत हम्म, बड़ी बेनिफिट होगा उनको कि वो इंडिया में ही और इंडियन कॉस्ट पे, और आई एम श्योर रिलायंस करेगा तो कॉस्ट पर्सपेक्टिव उसमें बहुत होगा। तो जो हमारा एआई इनिशिएटिव है एज अ कंट्री, और इसमें जॉब लॉस की बात हम्म, जाने दीजिए क्योंकि उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स, नए टूल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको एआई टूल्स क्रिएट करने हैं। हमारा खुद का एक डेटा सेंटर हो ऐसा जो ट्रेनिंग ऑफ मॉडल्स और इन्फ्रेंसिंग कर पाए, तो मुझे लगता है ये पूरे सेक्टर को बेनिफिट होगा जो पूरा एआई टूल यूज़ करना चाहता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जो दूसरा आपने सवाल पूछा, डेफ़िनेटली एक मार्केट में उत्साह होगा और है भी कि एक नई लिस्टिंग होगी। उन्होंने कहा पहले 6 महीनों के अंदर हो जाएगी अप्रूवल्स आते-आते। तो एक इतना बड़ा लिस्टिंग होती है मार्केट में तो मार्केट कैप जो है देश का वो वैसे ही बढ़ता है और एक हम्म, अपॉर्च्युनिटी मिलती है। अभी एक स्केर्सिटी वैल्यू है, सिर्फ एक लिस्टेड प्योर प्ले टेलीकॉम कंपनी है। एक और आएगी तो मार्केट हम्म, उसको डेफिनिटली वेलकम करेगा। मुझे लगता है एक वैल्यू हम्म, अनलॉकिंग है एक तरह से रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसको और ये दिखाता भी है कि कंप्लेसेंसी नहीं है ग्रुप में, कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड करना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को अलग-अलग तरीके से। जियो हम्म, फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद अब जियो हम्म, इसकी लिस्टिंग है, उसके बाद शायद रिटेल की लिस्टिंग होगी। तो हर तरह से वैल्यू अनलॉकिंग है जो ग्रुप में होती रहेगी। आई थिंक इसका भी हम्म, कॉन्फिडेंस है अब इन्वेस्टर्स में। हम्म। ये वैल्यू अनलॉकिंग है, ये एक बड़ी चीज़ है। दलजीत सिंह कोहली साहब, ये वैल्यू अनलॉकिंग किसको फ़ायदा पहुंचाएगा? कंपनी, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसको कैसे देखना चाहिए हम लोगों को? लक्ष्मण जी, जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा। तो हम्म, इंस्टीट्यूशन भी जो होल्ड कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसके पास भी शेयर होगा, अब वो ऑब्वियसली हम्म, एक्चुअल कंटूअर्स डील के क्या होंगे वो जब आएगी डील तब पता चलेगा। बट हम्म, डेफिनेटली रिलायंस ने हमेशा पहले भी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है। और इन्वेस्टर्स को हम्म, ये उम्मीद बहुत समय से थी, क्योंकि जब से जियो आया है सबको पता है कि अल्टीमेटली ये लिस्ट होना ही है अलग से, एक अलग कंपनी बनेगी और हम्म, ये लिस्ट होगा ही। तो वो अब हम्म, पिछले एजीएम में भी कई बार ये बात चली थी कि भाई शायद इस बार कुछ अनाउंसमेंट होगा। आई थिंक दिस टाइम वो हम्म, एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई है। तो अब हम्म, वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा, जब जिस समय लिस्ट होगी उस समय होगा। बट डेफिनेटली वैल्यू हम्म। अनलॉकिंग होगी तो सभी को फायदा होगा और सब लोग इसकी उम्मीद इस लगा के। हाँ, हाँ। इसका कुछ आप लोग, आज चूंकि पहले से बातचीत चल रही थी, आज डेडलाइन यहाँ पे दिया गया है, तो इस डेडलाइन को कैसे देखा जाए कि फर्स्ट हाफ में हम लोग करेंगे, मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखा जाए या साइज के हिसाब से देखा जाए? नहीं, ये इतना समय तो अप्रूवल आने में भी लगता है ना। तो अब जैसे अगर हम्म, प्रोसेस तो ऑब्वियसली पता है सबको कि होना है लिस्ट। अब जैसे अभी रिटेल भी लिस्ट होना है, लेकिन रिटेल लिस्ट होने हम्म। के लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा, उसमें समय, तो बहुत समय लगता है आप इतनी लोग का बड़ी। इंटरनल, आप लोग आपस में बातचीत करते हो, कुछ अनुमान के क्या साइज हो सकता है? मैं नंबर्स नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ज्यादा फोकस करते हैं स्मॉल और मिड कैप पे। ऑफ कोर्स इंटरनली काम करते हैं, बट हम्म, क्योंकि हमारा कोई कवरेज नहीं रहता है और हम लोग सेल साइड रिसर्च तो है नहीं जो एग्जैक्टली रिपोर्ट निकालते हैं इस पे, तो आई थिंक इट इज हम्म, बेटर नॉट कमेंट ऑन दैट। अभिषेक अग्रवाल साहब, इस जियो के आईपीओ, इसको आप कैसे देखते हैं, इस ऐलान को?
मुझे लग रहा है शायद ये पहले हो जाता, बट अभी अगर हम देखें इंटरनेशनली जिस तरह की अभी पॉलिटिक्स चल रही है या ट्रेड वॉर चल रहा है, थोड़ी अनसर्टिनिटी जो बनी हुई है, उसको लेके मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली इस तरह का अनाउंसमेंट थोड़ा नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में हम कर रहे हैं। बिकॉज देखिए कोई भी लेवल पे आपको एक फॉरेन कैपिटल तो साथ में लगता ही है जब इतने बड़े साइज की आईपीओ आती है। और जिस तरह का एग्जॉटिस हम देख रहे हैं एफआई की सेलिंग का जो लास्ट 4 महीने से चल रही है, तो उसको रहते हुए मार्केट के सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा एक तरह से एकदम ही डेफिनेटिव नहीं हुआ, बट हाँ एक क्लैरिटी है कि आप नियर टर्म में ये होते हुए देख रहे हैं। नियर टर्म में ये होते हुए देख रहे हैं। इसमें सुनील स्वर्णम साहब, आईपीओ से अलग हट के अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो कई सारे कह सकते हैं नए सेगमेंट में अपना फुटप्रिंट रिलायंस बढ़ाएगा, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो या फिर बाकी चीज़ों की बात हो। तो इसके आधार पर क्या माना जाए, जो अलग अलग सेगमेंट है जहाँ पर रिलायंस अब तक अपना कारोबार करता रहा है, अब दूसरे सेगमेंट में जाकर के ट्रेडिशनल कारोबार पर फोकस कम रखा जाएगा या फिर दोनों पर पैरेलल रख पाएंगे? क्या लग रहा है मैनेजमेंट कमेंट्री से? नहीं, बिल्कुल पैरेलल रख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी सक्सेशन प्लान में स्प्लिट कर दिया है कि लड़की कौन सी दिखेगी, लड़के ये कौन सी दिखेगा और दूसरा लड़का क्या करेगा। तो ये सब क्लैरिटी आ गई है। मगर खास चीज क्या है कि वो ओल्ड प्लस न्यू दोनों को साथ में, यानी उनके घोड़े में दो घोड़े का ये चैरियट है। ये ऐसा नहीं कि न्यू में गए तो पुराने को भूल गए, नहीं, मगर इसको क्लियरली और यहीं पे ये आईपीओ की बात इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, अब कोई भी सेक्टोरल फंड लीजिए, उसमें रिलायंस का होना जरूरी होता है, क्योंकि वो हर सेक्टर में शामिल होगा तो उस सेक्टर में वो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है आपको कि एक उसका एनर्जी इंडेक्स में उसका तो बड़ा शेयर है क्योंकि ऑयल कंपनी है, मगर हर दूसरे इंडेक्स में भी वो शामिल होता है। तो इट्स मुश्किल की चीज होती है, क्योंकि उसका वैल्यू एम्बेडेड वैल्यू कहते हैं इसको, हर बिजनेस का अलग जज करके कितना होना चाहिए। अब ये सेपरेट कर रहे ना, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विभिन्न सेक्टर के इंडेक्स में एक प्योर प्ले उस सेक्टर की कंपनी आ जाएगी, तो प्राइस डिस्कवरी भी बहुत बढ़िया होगा। तो मेरा मानना है कि ये ऐसी अनलॉकिंग जो करना चाहिए उनको जितने जल्द हो सके, और शायद इसलिए आज मार्केट में 2% का गिरावट आया उनके शेयर में, क्योंकि डिसअपॉइंट हुई थी मार्केट कि जियो का आईपीओ को नेक्स्ट ईयर तक टाल दिया गया है। तो सभी की इच्छा है कि रिलायंस अपने अलग अलग बिजनेस में वन, पर सेकंड बात आपको याद रखना चाहिए कि वो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंटर करती है तो उधर वो कंपटीशन को वाइप आउट करती है। जब नए बिजनेस में जा रही है तो उधर कंपटीशन नहीं है, यही रास्ता खोल रही है उधर, राइट। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से सेक्टर जाके रिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे रिटेल प्लेयर्स है। टेलीकॉम में जियो आएगा तो ऑलरेडी भारती एयरटेल लिस्टेड है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे प्राइस करेगी और नए बिजनेस को कैसे प्राइस करेगी। तो वो एक बहुत दिलचस्प वाली बात हमें देखना पड़ेगा इस आईपीओ के